हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज आपके सामने जो टॉपिक है रास लाफान स्ट्राइक, यानी अभी जो है ईरान ने जो है कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल एरिया पर स्ट्राइक कर दिया। यह स्ट्राइक उस जवाब में आया कि ईरान के एक पेट्रोलियम एरिया पर इजराइल ने अटैक कर दिया था। उसी के जवाब में ईरान ने रास लाफान इंडस्ट्रियल एरिया पर स्ट्राइक किया। तो इस स्ट्राइक से जो है कतर के बहुत सारे जो गैस आपूर्ति क्षेत्र है वो जो है बंद हो गया। तो इससे जो है भारत पे ऊर्जा का आपूर्ति का खतरा एक उत्पन्न हो गया है। तो इस टॉपिक में हम यही समझेंगे कि किस तरीके से ऊर्जा आपूर्ति में खतरा हो गया, किस तरीके से जो है इसका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा, इन सारे मुद्दों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिएगा शुरू से अंत तक। देखिए, सबसे पहले इससे संबंधित समाचार हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा, ईरान ने कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी पर मिसाइल हमला किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का केंद्र है। यह हमला उस समय हुआ जब इजराइल ने साउथ पार्स गैस फील्ड पर स्ट्राइक की थी, जो ईरान और कतर द्वारा साझा किया गया फारस की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। ठीक है, इस हमले के वैश्विक एलएनजी आपूर्ति और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। यह चूंकि विश्व का सबसे बड़ा जो है एलएनजी केंद्र था, तो जाहिर सी बात है कि विश्व के आपूर्ति पर भी इसका बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। उसी तरीके से भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर भी बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। हम आगे देखते हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले हमला और बढ़ता तनाव क्या है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इजराइल ने साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया, जिसके जवाब में ईरान ने सऊदी अरब की समरेफ रिफाइनरी और यानबू और कुवैत और कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे कि ये और भी जो है तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रास लाफान वैश्विक एलएनजी आपूर्ति का लगभग 1/5 यानी 20% हिस्सा संभालता है। यानी ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। मान लीजिए कि 100% में कोई एक ही क्षेत्र 20% हिस्सा को संभालता है, तो बहुत बड़ा केंद्र है। ठीक है, और यहां से उत्पादन, तरलीकरण और निर्यात की सभी प्रमुख इकाइयां एक ही स्थान पर स्थित है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा महत्वपूर्ण जो सेंटर था ऊर्जा के उत्पादन के दृष्टिकोण से। ब्रेंट क्रूड की कीमत जो पहले ही $100 प्रति बैरल से ऊपर थी, अब बढ़कर 119 प्रति बैरल तक पहुंच गई, जो बाद में लगभग 112 पर स्थिर हुई, जो युद्ध से पहले के स्तर के लगभग 50% अधिक है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आर्थिक भार पड़ने वाला है। जब इतना महंगा अगर आप तेल खरीदेंगे, कच्चा तेल खरीदेंगे, तो वो किस तरीके से आपके इकोनॉमी पर किस प्रकार से एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, उसको आप समझ सकते हैं कि जहां पहले जो है हमारा 50-60 प्रति बैरल तेल था, अब वो जो है बढ़ के 120 के आसपास हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि किस तरीके से ये जो हमला हुआ है या पहले से जो तनाव है गल्फ क्षेत्र में, और जब इस तरीके का तनाव बढ़ गया है इन देशों के मध्य, तो उसका एडवर्स इफेक्ट विश्व पर भी पड़ेगा, भारत पर भी पड़ेगा ही पड़ेगा। इससे पहले भी कतर ने एक छोटे हमले के बाद एलएनजी उत्पादन अस्थायी रूप से रोक दिया, लेकिन ताजा हमलों में भारी आग और व्यापक नुकसान हुआ है, जिससे स्थिति और गंभीर और चिंतनीय हो गई है। तो यह चिंता का विषय है। अब देखिए, रास लाफान हमला क्यों महत्वपूर्ण है, इसका क्या महत्व है। यह स्पष्ट नहीं कि युद्ध रुकने के बाद भी गैस उत्पादन को सामान्य होने में कितना समय लगेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही भारी नुकसान हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है, बहुत ज्यादा वित्तीय खपत होती है। तो इन सारे चीजों को, संसाधन को जब जुटाते हैं, तो तब जाकर जो है कोई एक ऐसा रिफाइनरी या एक ऐसा सेंटर बनता है जहां से ज्यादा लोगों को उत्पादन किया जा सकता था। तो चूंकि ये 20% ऊर्जा क्षेत्र को संभालता था, लिक्विड नेचुरल गैस को, तो ये आप समझ सकते हैं कि अगर इसको नुकसान हुआ है तो इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा। अब चिंता केवल समुद्री मार्गों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सीधे उत्पादन और सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच गई है। पहले तो क्या था कि केवल हॉर्मुज के खाड़ी को बंद कर दिया गया था, समुद्री मार्ग को बंद कर दिया गया था, बहुत से जहाज फंस गए थे। हालांकि भारतीय जहाज को कुछ को आने दिया जा रहा था, लेकिन यह केवल समुद्री मार्ग तक ही था पहले। चूंकि उससे क्या होता था कि कुछ रास्ते में कुछ जो है समुद्री रास्ते से कुछ हमारे जहाज जो है आ रहे थे, तो उससे कुछ तो राहत थी। लेकिन जब उत्पादन ही बंद हो जाएगा, उत्पादन ही ठप हो जाएगा, तो किस चीज को लेकर ये जहाज आएंगे। तो सबसे बड़ा चिंतनीय प्रश्न ये होगा कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर वार हुआ है। रास लाफान इंडस्ट्रियल एरिया सिटी वैश्विक एलएनजी आपूर्ति का लगभग 5वां हिस्सा, जैसा कि मैंने बताया, प्राप्त होता है। यहां होने वाली किसी भी बाधा का सीधा असर वैश्विक ऊर्जा प्रवाह और ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ता है। ठीक है, अब देखिए
कि भारत के लिए रास लाफान क्यों महत्वपूर्ण है। वाई रास लाफान मैटर फॉर इंडिया। भारत अपनी जरूरत का लगभग 88% कच्चा तेल और 50% प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस का आयात करता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आंकड़ा है, जिससे उसकी ऊर्जा निर्भरता काफी अधिक है। आप समझ सकते हैं कि 88% हमारा जो है क्रूड ऑयल हम मंगाते हैं कच्चा तेल और 50% नेचुरल गैस मंगाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक आंकड़ा है। वो तब भी बहुत बड़ा आंकड़ा ये हो सकता है कि जब किसी देश की आबादी 140 करोड़ से अधिक है, तो ये आंकड़ा अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो हमारी डिपेंडेंसी इस तरीके से है कि हमारे ऊर्जा सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। कतर भारत को लगभग 1/3 एलपीजी और करीब आधा एलएनजी आपूर्ति करता है। अब आप समझ सकते हैं कि एलपीजी जो गैस है, पहले से ही वो संकट आया है, उसका भी कतर जो है बहुत बड़ा कतर से उत्पादन, कतर से जो है हमारा आयात होता है। और जो है आधा एलएनजी जो लिक्विड नेचुरल गैस है, केवल एक देश पे ही हम डिपेंडेंट है। मान लीजिए कि हमारा 50% जो आवश्यकता केवल कतर से पूरा होता था, और कतर के एक रिफाइनरी को जब नष्ट किया गया है या उस पर अटैक किया गया है, तो कितना ज्यादा हमारे लिए ये बहुत बड़ी चुनौती उत्पन्न होने वाली है भारत के लिए। और पहले ऊर्जा आपूर्ति में बाधाएं मुख्य रूप से स्टेट ऑफ हार्मुज में शिपिंग तक सीमित थी, लेकिन अब प्रोसेसिंग और उत्पादन इकाइयों को सीधे नुकसान पहुंचा है कि अब समुद्री मार्ग से जो उसको बंद किया गया था वो तो था ही, लेकिन अब शिपिंग और जो बाकी जो एस्टेब्लिशमेंट था उसको जो है नुकसान पहुंचा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती उत्पन्न होने वाली है भारत के समक्ष। अब देखिए भारत की एलएनजी पर निर्भरता कितनी है, ये आप समझ लीजिए। कतर भारत के सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्ति करता है, चूंकि 50% अगर उसी से हम मंगाते हैं तो सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्ति करता हो गया। भारत अपनी कुल प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस का लगभग आधा हिस्सा वहां से मंगाता है। भारत के कुल एलएनजी आयात का 2/5 40% से हिस्सा कतर से आता है, जो पूरी तरह से रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी से आपूर्ति होता है। मतलब कि वो भी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो ये सिटी था रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी, इसी से ये आपूर्ति भारत को होती थी। और अगर उसी पे अटैक हुआ है तो उसमें कहीं ना कहीं उत्पादन ठप हुआ है, तो वो उत्पादन जब ठप होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो वहां से पूर्ति होती थी 40% 50% के आसपास का नेचुरल गैस का, उसको कहीं ना कहीं जो है चोट पहुंचेगी। वर्ष 2024-25 का अगर हम लोग आंकड़ा देखते हैं तो भारत ने कुल 27 मिलियन टन एलएनजी का आयात किया। इनमें से 11.12 मिलियन टन लगभग कतर से आया। तो ये सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती भारत के समक्ष उत्पन्न होने वाली है। अब देखिए भारत का व्यापक आर्थिक प्रभाव इस पर किस तरीके से पड़ेगा, ये भी आप समझ लीजिए। ब्रॉडर इकोनॉमिक इंप्लीकेशन फॉर इंडिया, जो ये घटना हुई है, बढ़ती ईंधन कीमतों के कारण महंगाई बढ़ेगी, जिससे आम लोगों की जीवन यापन लागत बढ़ेगी और सरकार पर राजकोषीय दबाव बढ़ेगा। अब सरकार पर राजकोषीय ऐसे दबाव बढ़ेगा कि बहुत सारी गैस कंपनियों को हो सकता है कि वो सब्सिडी देना शुरू कर दे कि तुम जो है दाम मत बढ़ाओ, हम सब्सिडी दे रहे हैं। तो सब्सिडी देगा तो कहीं ना कहीं फिस्कल डेफिसिट उसका सरकार का बढ़ेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे राज्यों में चुनाव है। हो सकता है इसको देखते हुए सरकार ऐसा डिसीजन, पॉलिटिकल डिसीजन ले कि सब्सिडी दे सर जितनी भी कंपनियां हैं जो आपूर्ति करती हैं, तो जिससे कि महंगाई थोड़ा कंट्रोल रहे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए वो फिस्कल डेफिसिट का कारण तो बढ़ेगा ही। अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो फिर महंगाई बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं। सरकार और तेल कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के झटकों को संभालने के लिए कीमतों को नियंत्रित करना पड़ सकता है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति पर असर पड़ेगा। अब नियंत्रित कैसे करेगा, जैसे मैंने बताया कि सब्सिडी देगा या तेल कंपनियों पे भार उसका डाला जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को ये कहीं ना कहीं जो है एडवर्स इफेक्ट तो डालेगा ही। उसी तरीके से एलपीजी की आपूर्ति में कमी और डिलीवरी में देरी से संकेत दिखा रहे हैं कि देश के भीतर ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। कुल मिलाकर यह संकट भारत की अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता, ऊर्जा बाजार तीनों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, किसी कारणवश अगर भारत सरकार कीमत नहीं बढ़ाती है किसी पॉलिटिकल रीजन से, चूंकि 3-4 स्टेट में चुनाव है, तो वो राजकोषीय दबाव तो बनाएगा ही, साथ ही साथ ये उससे बढ़ने से क्या होगा कि महंगाई भी बढ़ सकती है और ये अर्थव्यवस्था के लिए भी जो है चुनौतीपूर्ण है, उपभोक्ता के लिए भी चुनौतीपूर्ण है, और जो है उत्पादक कंपनियों है उन पर भी नकारात्मक प्रभाव डालेगा, यानी बाजार पर भी नकारात्मक प्रभाव डालेगा। अब सोच लीजिए कि भारत जो है खाड़ी देशों से हटकर किस तरीके से अन्य देशों से जो है गैस या एलपीजी या आयात करने के बारे में सोच रहा है, क्यों जो है डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। तो ये सारे चीजों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले भारत लगभग 60% एलपीजी आयात कतर, यूएई, सऊदी अरब और कुवैत जैसे खाड़ी देशों से आते थे। अब भारत अपनी ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित बनाने के लिए नए स्रोतों की ओर बढ़ रहा है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, अल्जीरिया और रसिया।
इन सारे देशों की तरफ भारत जो है मूव कर रहा है ताकि अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मेंटेन कर पाए, क्योंकि हमारी ऊर्जा आवश्यकता इतनी ज्यादा है और हम पूरी तरीके से उस पर आयात पर निर्भर है। तो ये हमारा कंपल्सन है, हमारे देश के लिए मजबूरी है, कंपल्सन है। तो उस मजबूरी में हम दूसरे देशों की तरफ तो जरूर ही जाएंगे ताकि हमारी ऊर्जा सुरक्षा बनी रहे, जो चुनौती आई है उसका समाधान निकाला जा सके। इसी तरह इस रणनीति में भू राजनीतिक जोखिम कम होता है क्योंकि भारत किसी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं रहता। अगर डाइवर्सिफाइंग करेगा अपने आयात करने की जो नीति है उसमें कि हम केवल खाड़ी देशों पर निर्भर नहीं रहेंगे, जैसे कि अब बढ़ के अमेरिका की तरफ जा रहा है, नॉर्वे की तरफ जा रहा है, कनाडा की तरफ जा रहा है, अल्जीरिया की तरफ जा रहा है। हालांकि इसमें अलग तरीके की चुनौती हो सकती है कि अमेरिका से अगर कोई LNG चल के आ रहा है पानी के जहाज से, शिप से, तो वहां से आने में थोड़ी सी टाइम लगेगी। कुल मिला जुला कर भौगोलिक दूरी अगर आप देखेंगे तो 45 डेज लगभग लगता है अमेरिका से अगर भारत कोई जहाज लेकर आता है तो इस दूरी को भी इसमें विचार करना होगा, भौगोलिक दूरी को भी। लेकिन कुल मिला जुला के कहने का मतलब यह है कि भौगोलिक दूरी तो एक तरफ है, लेकिन हम अपने आयात करने की नीति में विविधीकरण लाते हैं या फिर उसमें डाइवर्सिफिकेशन लाते हैं या डाइवर्सिफाई करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को वो सपोर्ट ही करेगा। ठीक है, हालांकि दूरस्थ देशों से आयात करने के कारण परिवहन लागत, तो वही जो मैं बता रहा हूं कि शिपिंग लागत भी बढ़ेगी और प्लस समय भी लगेगा। तो यह रणनीति सुरक्षा तो बढ़ाती है लेकिन आर्थिक लागत के साथ यह आती है और समय भी इसमें लगेगा। तो ये जो है एक तरीके से चुनौतीपूर्ण स्थिति है। भारत अपनी नीति में थोड़ा बदलाव भी कर रहा है, दूसरे देशों की तरफ भी बढ़ रहा है अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए। ये विश्व के समक्ष एक अभूतपूर्व तनाव है, जहां एक तरीके से कहा जा सकता है कि भारत विश्व जो है तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें कि एक तरीके से ईरान पे अटैक तो हो ही रहा है, उसमें इजराइल और अमेरिका भी है, और ईरान एक तरीके से खाड़ी देशों पे सारे इस्टेब्लिशमेंट पर अटैक करना शुरू कर दिया है। पहले तो केवल हार्मुज की खाड़ी को ही रोक कर रखा था, अब तेल के जो इस्टेब्लिशमेंट थे उस पर भी, या गैस के जो इस्टेब्लिशमेंट थे उस पर भी अटैक करना शुरू कर दिया है। तो उससे जो है विश्व की ऊर्जा सुरक्षा को भी खतरा है। अब भारत को ऊर्जा सुरक्षा को तो खतरा ही है, और उससे तमाम तरह के जो एडवर्स इफेक्ट पड़ेंगे इकोनॉमी पर, उन सारे चीजों पर हमने चर्चा किया इस टॉपिक में। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसी तरीके को इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, और खासकर आपके यूपीएससी सिलेबस को देखते हुए जो महत्वपूर्ण होगा। तो चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।